नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोगों ने शैव तथा भागवत धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है मगध राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी करते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। उसके बाद दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय मगध में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था, लेकिन 544 ईस्वी में उसके पुत्र दोस्तों जरासंध के पुत्र बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या कर दी और पहचान बदलकर हर्यक वंश की नींव डाली। तो दोस्तों, देखते हैं कि हर्यक वंश के शासन में किन किन शासकों ने हर्यक वंश में शासन किया है। तो सबसे पहले हर्यक वंश दोस्तों, इसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। दोस्तों, 544 बीसी से यानी बिफोर क्राइस्ट और 412 बीसी तक रहा। और हर्यक वंश का संस्थापक आपको हम बता चुके हैं कि बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसने शासन 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक किया। दोस्तों, बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्षों तक शासन किया बिंबिसार ने। अब देख लेते हैं कि बिंबिसार के बारे में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए बिंबिसार ने। दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने मगध पर 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले दोस्तों, जब बृहद्रथ का पुत्र जरासंध शासन कर रहा था, तब मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों, गिरिव्रज। और अगर बिंबिसार के समय की बात की जाए तो राजगृह राजधानी थी। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की और इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, बिंबिसार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दोस्तों शासक था। बिंबिसार जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजनैतिक विवाह किए। दोस्तों, इसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजनैतिक विवाह किए। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की। बिंबिसार ने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की और दोस्तों, महाकोसला के ही पुत्र का नाम अजातशत्रु था। महाकोसला के पुत्र का ही नाम अजातशत्रु है, जो बिंबिसार के बाद शासन करेगा। दोस्तों, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी की। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी की। उसके बाद दोस्तों, मद्र देश जो आधुनिक पंजाब कहलाता है, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए राजनैतिक विवाह किए। पहला इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से, उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश जो आधुनिक पंजाब है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि बिंबिसार ने दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कार्य बिंबिसार का यही रहा है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। दोस्तों, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य में मिला लिया। दोस्तों, अंगराज्य एक ऐसा महाजनपद था जिसमें खनिजों के भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे और मगध एक ऐसा था जिसमें
जिसके दंड दंडकारण्य और नालंदा के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, जो युद्ध में मुख्य भूमिका निभाते थे। तो खनिजों से भरे अंग जनपद को मगध में मिला लिया बिंबिसार ने। उसके बाद आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध और बिंबिसार मित्र थे और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है दोस्तों कि हर्यक वंश या बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो राजवैद्य जीवक था। और बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। उसके बाद दोस्तों, जब अवंत के राजा चंडप्रद्योत, दोस्तों अवंत के राजा, अवंत बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, इससे आगे भी अभी क्वेश्चन आएंगे कि जब अवंत के राजा चंडप्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे। दोस्तों, ये पांडु रोग पीलिया को कहते हैं, ये पांडु रोग पीलिया को कहते हैं। और जब अवंत के राजा चंडप्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद दोस्तों, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। अभी हमने आपको बताया कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, बिंबिसार ने अपने पिता जरासंध की हत्या की थी और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो दोस्तों, बिंबिसार के अगर शासन की बात की जाए तो 544 में इसने हर्यक वंश की स्थापना की और 493 ईस्वी में इसकी हत्या अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। और दोस्तों, ये अजातशत्रु महाकोसला का पुत्र है। तो अब अजातशत्रु को देख लेते हैं दोस्तों। अगला शासक हर्यक वंश का अजातशत्रु। दोस्तों, हर्यक वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अजातशत्रु से पूछा जाता है। दोस्तों, अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था या इसके बचपन का नाम कुड़िक था। दोस्तों, उपनाम या बचपन का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था। दोस्तों, अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी शासक था। दोस्तों, जब हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम हम लोगों ने वज्ज महाजनपद के बारे में पढ़ा था। तो अजातशत्रु ने वज्ज पर आक्रमण करके इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। वज्ज पर आक्रमण करके इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। दोस्तों, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। दोस्तों, उसके बाद वरस्कार की सहायता से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, वरस्कार की सहायता से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, ये अगर इसकी बात करें तो वैशाली को जीतने का प्लान इसको महात्मा बुद्ध ने दिया था और वरस्कार ने लिच्छवियों या वैशाली के लोगों में फूट डाल दी, जिसके कारण अजातशत्रु ने वरस्कार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 2 नए प्रकार के हथियारों का उपयोग किया। और वो कौन कौन से दोस्तों हथियार थे 2 नए प्रकार के? सबसे पहला था रथ मूसल था और दूसरा था महाशिलाकंटक। दोस्तों, अगर रथ मूसल की बात करिए तो दिल्ली सल्तनत में इसे मंजनिका कहा जाता था। रथ मूसल को दिल्ली सल्तनत के काल में मंजनिका कहा जाता था। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो रथ मूसल को बुलडोजर कहा जाता है। वर्तमान का बुलडोजर दिल्ली सल्तनत में मंजनिका कहा जाता था और अजातशत्रु ने इसका आविष्कार किया था या वैशाली को जीतने के लिए इसका उपयोग किया था रथ मूसल। तब ये रथ मूसल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दोस्तों, महाशिलाकंटक जो है ये दिल्ली सल्तनत में अर्रादा कहा जाता था। महाशिलाकंटक को अर्रादा कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। और ये दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें तो ये जैसे मिसाइल फेंकने वाला यंत्र होता है, जैसे पिनाक, तो इस टाइप का ये यंत्र है। तो इन 2 नए यंत्रों का यूज करके अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। और दोस्तों, अगर बात करें तो वैशाली जो है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली ही है।
दोस्तों दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है, तो वैशाली। दोस्तों वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि 483, आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था दोस्तों। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में, अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और ये स्थान कौन सा था जहाँ पर ये पहली बौद्ध संगीत हुई, तो राजगृह में हुई। और दोस्तों इसी बौद्ध संगीत में दो पिटक जोड़े गए, सूत पिटक और विनय पिटक। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो इसका तीसरा पिटक जो है वो अभिधम्म पिटक है। और पहली बौद्ध संगीत में इसमें दो पिटक जोड़े गए, सूत पिटक और विनय पिटक। और दोस्तों अगर अभिधम्म पिटक की बात करें, अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये सबसे बड़ा पिटक है और सबसे छोटा पिटक विनय पिटक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक, दोस्तों पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक और बौद्ध साहित्य के अनुसार 32 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों मगध पर अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक और बौद्ध साहित्य के अनुसार 32 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया या 28 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायीन, दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदायीन, इसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों उदायीन के द्वारा किए हुए कार्य, उदायीन ने दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम पर, उदायीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नए शहर पाटलिपुत्र, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शहर है और बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की या राजगृह की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा ये पाटलिपुत्र पूछा गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदायीन ने की। तो दोस्तों उदायीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और कहाँ की, गंगा और सोन नदी के संगम पर। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यह अपनी राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लाया। दोस्तों पहले इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसके बाद अपनी राजधानी को बदलकर राजगृह लाया। दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था, यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पहले दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु जो हुए वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक उदायीन का पुत्र नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदायीन का पुत्र नागदशक हुआ। तो उदायीन ने शिशुनाग को वैशाली का राज्यपाल बनाया। दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छे से सुन लेना कि अगला वंश हमारा होगा शिशुनाग वंश। तो ये चीज़ देख लीजिए कि उदायीन ने शिशुनाग को वैशाली का राज्यपाल बनाया और इसी शिशुनाग ने उदायीन के पुत्र नागदशक की हत्या कर दी और मगध पर 412 ईस्वी में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में शिशुनाग ने की और इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की। दोस्तों अगर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। दोस्तों अगर हर्यक वंश के हम शासकों की बात करें तो संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार था, बिंबिसार। उसके बाद शासन किसने किया, इसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु। और दोस्तों उसके बाद उदायीन और अंतिम शासक नागदशक था। दोस्तों नागदशक था अंतिम शासक। तो दोस्तों पितृहंता इसे इसलिए कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने पिता जरासंध की हत्या की, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायीन ने की। तो इसलिए इतिहास में इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों शिशुनाग वंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।